हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी इन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी। हो सकता है आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारे डेफिनेशन हम फिर से देखेंगे, जितनी भी परिभाषाएं हैं सारी की सारी हम रिवाइज करेंगे। और इसके साथ में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, अर्थात आपको कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मैं यहाँ से प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। बस आपको ध्यान से पूरे वीडियो को समझना है। एक बार आप पूरा वीडियो को देख लोगे, फिर आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि फिर से समझने की जरूरत नहीं होगी। केवल जो थ्योरम्स होगी ना, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4, ग्राफ थ्योरी। तो सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में ही देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। याद रखना, जो ग्राफ है ये इसकी डेफिनेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2014 में पूछी गई थी। ठीक है, तो यानी कि ये ग्राफ की जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ग्राफ की डेफिनेशन आपके पास में लिख दी। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ग्राफ। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अलग से समझा दूंगा। देखो क्या है डेफिनेशन। माना कि V एक अरिक्त समुच्चय है तथा E समुच्चय V के अवयवों के अक्रमित युग्म से बना समुच्चय है। समुच्चय V के अवयवों को शीर्ष या बिंदु कहते हैं, यानी कि वर्टेक्स या पॉइंट कहते हैं, तथा E के अवयवों को कोर या शाखा अर्थात एज और ब्रांचेज कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है एकदम से। V बराबर तो क्या है आपके पास में सेट ऑफ वर्टेक्स यानी कि शीर्षों का समुच्चय, और E आपके पास में है सेट ऑफ एजेस यानी कोरों का समुच्चय। ठीक है, तब हम बोलेंगे तो संरचना G बराबर, तो स्ट्रक्चर जो आपके पास में G बराबर V कोमा E जो है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है। फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि आपके पास में सपोज करो एक तो V दिया हुआ है और आपके पास में एक E दिया गया है। ठीक है, V जो है वो आपके पास में सेट ऑफ वर्टेक्स है अर्थात शीर्ष का समुच्चय है, और ई जो है वो आपके पास में सेट ऑफ एजेस अर्थात कोरों का समुच्चय है, यानी किनारों का समुच्चय है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, वी को हम बोलेंगे सेट ऑफ वर्टेक्स और ई को बोलेंगे सेट ऑफ एजेस। तब हम बोलेंगे कि जी जो होगा ना, जी ये आपके पास में ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, कब कहलाएगा, जब जी बराबर हो आपके पास में वी कोमा ई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। सिंपल सा, एकदम से सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। अभी एग्जांपल समझेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने आपके पास में ये एक एग्जांपल पहले से लिख लिया है। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास में 4 वर्टेक्स है, यानी 4 शीर्ष है, V1 V2 V3 V4, और 4 इसमें एज है यानी किनारे हैं, या कोर बोल सकते हो या शाखा बोल सकते हो, E1 E2 E3 E4 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो सेट ऑफ वर्टेक्स होगा, सेट ऑफ वर्टेक्स यानी V जो होगा वो आपके पास में होगा V1 V2 V3 एंड V4। और यहां से आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ एजेस यानी कि E बराबर होगा आपके पास में E1 E2 E3 E4। ठीक है, यहां से आप E1 E2 E3 को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हो कि E1 बराबर होगा आपके पास में, E1 देखिए V1 और V2 से बना है, इसलिए हम लिख सकते हैं V1 कोमा V2। ठीक है, इसीलिए देखो इसमें डेफिनेशन में बोला गया है कि E जो है वो समुच्चय V के अवयवों के अक्रमित युग्म है। अक्रमित युग्म का मतलब क्या हुआ कि हम V1 और V2 को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अक्रमित मतलब क्रम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि V1 और V2 को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि E क्या है आपके पास में, E है आपके पास में V के अवयवों के अक्रमित युग्मों का समुच्चय, यानी इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, जैसे V3 और V4 लेंगे तो V3 V4 से क्या बन रहा है, E3 बन रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ बनेगा इससे। ठीक है, इसी प्रकार से आप E2 को लिख सकते हो V2 V3, जरूरी नहीं V2 V3 लिखे, V3 V2 भी लिख सकती हो, क्योंकि ये अक्रमित युग्म है, अनऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, यहां से E3 जो होगा इसको हम लिख सकते हैं V4 V3, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से E4 जो होगा इसको हम लिख सकते हैं V1 V4। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया कोरे, या फिर आप बोल सकते हो एज। अब हम देखते हैं इसी स्ट्रक्चर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस
जो आपको समझनी होगी, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास में इवन का मतलब ये कोर, ये वाली एज हम लेके चल रहे हैं, तो इवन क्या है, शीर्ष V1 तथा V2 को संबद्ध यानी कनेक्ट करती है ना। V1 और V2 को कनेक्ट कर रही है इवन, कोई दिक्कत नहीं है, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि शीर्ष V1 V2 आसन शीर्ष कहलाते हैं, यानी कि जो V1 और V2 जो होंगे ना, इन दोनों को बोलेंगे हम आसन शीर्ष या फिर एडजेसेंट वर्टेक्स बोल सकते हैं इनको। ठीक है, ये याद रखना, सिंपल सा है। फिर देखिए शीर्ष V1 V2 जो है वो E1 के अंत्य बिंदु है। ठीक है, अंत्य बिंदु का मतलब होता है एंड वर्टेक्स, यानी कि E1 के जो एंड वर्टेक्स होंगे वो कौन से होंगे, V1 और V2 होंगे। साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं बोलूं E2 है आपके पास में, तो E2 के एंड वर्टेक्स कौन से होंगे, V2 और V3 होंगे। ठीक है, E3 के एंड वर्टेक्स कौन से होंगे, V3 और V4 होंगे। तो आराम से बता सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको। फिर तीसरा देखिए क्या है, यदि किसी कोर के दोनों अंत्य शीर्ष एक ही शीर्ष हो, या इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में दो शीर्ष है और दोनों के दोनों शीर्ष सेम बिंदु है। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पास बोलेंगे। तो देखो इसमें पास नहीं बनाया हमने, चलो अभी बना लेते हैं। देखिए जैसे मैं ये बोलता हूं कि ये आपके पास में कोई वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पे मैंने ये एक लूप बना दिया, यानी पास बना दिया पास। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैं इसको बोल देता हूं ये E5 हो गई आपके पास में, ये आपके पास में E5 हो गई। अगर ये E5 है तब हम क्या बोलेंगे कि E5 के दोनों जो अंत्य बिंदु है, दोनों एंड वर्टेक्स है, वो क्या है, सेम है, V2 ही है, यानी कि V2 से स्टार्ट हो रहा है, V2 पर खत्म हो रहा है। तो ये एक लूप बन गया। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं पास या लूप। तो फिर से देख लीजिए, यदि किसी कोर के दोनों अंत्य बिंदु मतलब V2 ही है इसके दोनों अंत्य बिंदु। ठीक है, जैसे E1 है, इसके अंत्य बिंदु एक तो V1 और एक V2 है। उसी प्रकार से देखिए E5 जो है उसका V2 से स्टार्ट हो रहा है, वापस V2 पर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों अंत्य बिंदु सेम हो गए, दोनों अंत्य शीर्ष एक ही शीर्ष हो, तो इसे एक पास यानी कि लूप कहते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट क्या है, यदि किन्हीं दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोरे हो, जैसे ये आपके पास में दो शीर्ष है V1 और V4 है, तो इन दोनों के मध्य एक ही तो कोर आपको दिखाई दे रही है E4। अगर एक से ज्यादा कोरे यदि होगी तो वो कोरे एक दूसरे के समांतर कोरे कहलाएगी। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास में V1 और V4 है, इसमें E4 तो आपके पास में है कोर, एक कोर में और बना देता हूं, ये लो, ये मैंने एक कोर और बना दी और इसको नाम दे देता हूं E6। ठीक है, ये मैंने E6 इसको नाम दे दिया। अब ये जो E6 और E4 है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर कोरे होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि E4 और E6 जो है ना, E4 E6 ये दोनों एक दूसरे के है समांतर कोरे हैं। ठीक है, और यहां पर जो E5 है ये क्या है, लूप है। E5 जो है वो यहां पर क्या है, लूप है, लूप बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो पास। ठीक है, समांतर कोरे मतलब पैरेलल एज, ये आपको ध्यान में रखना है। तो समझ में आया होगा पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं सरल ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, छद्म ग्राफ क्या होता है, और परिमित तथा अपरिमित ग्राफ क्या होता है। देखिए सिंपल डेफिनेशन है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं और ये मैंने पहले से इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से पढ़ा सकूं, क्योंकि सिंपल सा है, कुछ हार्ड आएगा तो उसको हम डिटेल से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए सरल ग्राफ क्या होता है। देखिए सरल ग्राफ क्या होता है, ग्राफ G बराबर V, E एक सरल ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ G में ना तो समांतर कोरे हो तथा ना ही लूप हो, यानी कि ना तो समांतर कोरे होने चाहिए और ना ही लूप होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे सरल ग्राफ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बना के बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया, जैसे ये हो गया V1 V2 V3, ये E1 E2 E3। तो इसमें देखिए आपके पास में न तो समांतर कोरे है और न ही इसमें कोई लूप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, सरल ग्राफ, यानी कि सिंपल ग्राफ इनको बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया आपके पास में, ये एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, ये हो गया V1, ये हो गया V2 और इसके बीच में एक क्या है, कोर है, एज है,
और ये E1 हो गया। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, सरल ग्राफ बोलेंगे, सिंपल ग्राफ बोलेंगे, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई समांतर कोर है और ना ही इसमें कोई लूप है। ठीक है, इसके बाद देखिए मल्टी ग्राफ क्या होता है। ग्राफ G बराबर V कोमा E एक मल्टी ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ G में समांतर कोरे विद्यमान है, यानी कि केवल यदि समांतर कोरे उसमें विद्यमान है ना, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी ग्राफ, यानी कि केवल समांतर कोरे विद्यमान होनी चाहिए। ठीक है, समांतर कोर के अलावा लूप नहीं होना चाहिए, केवल समांतर कोर है। अगर केवल समांतर कोर है तब हम उसको बोलेंगे मल्टी ग्राफ। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे मैंने ये एग्जांपल बना दिया, जैसे ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल जिसमें ये V1 हो गया, ये V2, ये V3, E1, E2, E3 हो गया। अगर मैं इसमें कोई समांतर कोर, जैसे ये बना ली मैंने समांतर कोर, ये हो गया E4 हो गया, तो ये समांतर कोर इसमें है ना, इसका मतलब ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे मल्टी ग्राफ। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखना इसमें लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन एकदम से। उसके बाद में हम देखते हैं छद्म ग्राफ क्या होता है, यानी कि पी सूडो ग्राफ किसे बोलते हैं। ठीक है, सूडो ग्राफ किसे बोलते हैं, ऐसे ग्राफ जिनमें पास तथा समांतर कोरे दोनों विद्यमान हो, यानी दोनों उपस्थित हो, ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे छद्म ग्राफ। मतलब उसमें आपके पास में समांतर कोरे भी होनी चाहिए और साथ में आपके पास में लूप भी होना चाहिए, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे छद्म ग्राफ। समझ में आ गया होगा, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए परिमित तथा अपरिमित। अगर डायग्राम देखना है तो देखो पहले वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें समांतर कोर भी है और लूप भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, छद्म ग्राफ बोलेंगे, यानी कि सूडो ग्राफ बोलेंगे, पी सूडो ग्राफ बोलेंगे इसको, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं परिमित तथा अपरिमित ग्राफ। अब देखिए परिमित तथा अपरिमित ग्राफ क्या होता है। ग्राफ G बराबर V कोमा E एक परिमित ग्राफ कहलाता है यदि शीर्षों का समुच्चय V तथा कोरों का समुच्चय E दोनों परिमित हो। यानी कि परिमित का मतलब क्या हो गया, जिसको हम गिन सके उसे हम परिमित बोलेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे आपके पास में V है और E है, ये दोनों के दोनों यदि परिमित होंगे तब हम पूरे ग्राफ को ही क्या बोल देंगे, परिमित ग्राफ। यानी कि P, V और E में दोनों में जो एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, G को परिमित ग्राफ बोलेंगे। अन्यथा इसे अपरिमित ग्राफ बोलेंगे। अन्यथा यदि V और E अपरिमित है, यानी कि इनको हम गिन नहीं सकते, इनमें जो एलिमेंट है गिन नहीं पाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे अपरिमित ग्राफ, यानी कि इनफाइनाइट ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में हम देखते हैं ग्राफ में किसी शीर्ष की घात या कोटि। देखो घात या कोटि क्या होती है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूंगा। ग्राफ में किसी शीर्ष की घात या कोटि, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ। देखो क्या बोला गया है, माना G बराबर V कोमा E एक ग्राफ है तथा स्मॉल v किस में है, कैपिटल V में, यानी कि हम शीर्षों के समुच्चय में से, यानी कि सेट ऑफ वर्टेक्सेस में से हम कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं स्मॉल v। ठीक है, अब हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि शीर्ष स्मॉल v पर आपतित कोरों की संख्या शीर्ष v की घात कहलाती है। इसका मतलब आपतित कोर का मतलब क्या हुआ वो समझिए आप। जैसे आपके पास में ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे v जो है ना वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया। v का मतलब है जैसे कोई भी हम ग्राफ बनाए तो उसमें v1, v2, v3, v4 ये जो है इनमें से कोई एक लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं v2 है तो v2 ये एक वर्टेक्स है, यानी एक शीर्ष है। इस शीर्ष पर दो कोरे आपतित है, एक तो ये और एक ये, दो कोर है। इसका मतलब इस वर्टेक्स की घात कितनी होगी, 2 होगी। सिंपल सा एकदम से। ठीक है, जैसे v4 लेके चलती हैं तो v4 में देखिए आपके पास में एक और ये आ रही है, एक और ये आ रही है, एक और ये आ रही है और एक और ये आ रही है। कितनी, 4 कोरे आपतित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कोटि कितनी होगी, v4 की 4 होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से डेफिनेशन देख लीजिए कि स्मॉल v शीर्ष v पर आपतित कोरों की संख्या शीर्ष v की घात या कोटि कहलाती है, यानी कि डिग्री कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे ध्यान से समझना, यदि शीर्ष स्मॉल v पर कोई पास यानी कि कोई लूप विद्यमान हो तो घात की गणना करते समय इसे 2 बार शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे v3 है तो v3 पे देखिए कितनी कोरे आपतित हो रही है, 1, 2, 3। ठीक है,
एक 4 और एक 5, कोरे तो 5 हो रहे हैं ना इसमें, ठीक है। अब ऐसे मत बोल देना सर 4 ही तो इसमें कोर है, भाई कोरे 4 है लेकिन इस पर आपतित कितनी हो रही है, इस पर 5 आपतित हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि जो पास जो होगा, जो लूप होगा, उसको हम 2 बार काउंटिंग करेंगे, 2 बार उसको इंक्लूड करेंगे। एक बार तो इधर से आ रही है और एक बार इधर से आ रही है। आई बात समझ में, क्योंकि दोनों अंत्य बिंदु इसके सेम है, दोनों एंड वर्टेक्सेस जो है वो इसके सेम है, इसलिए हम इसको 2 बार काउंट करेंगे। इसलिए लिखा है कि यदि शीर्ष V पर कोई पास विद्यमान है तो घात की गणना करते समय इसे 2 बार शामिल किया जाता है। इसे हम डिग्री ऑफ V द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें जितने भी जो वर्टेसेस है उन सभी की हम डिग्री निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम V1 की डिग्री निकालते हैं, तो डिग्री V1 को कैसे लिखेंगे, ए से निकालेंगे, डिग्री ऑफ V1, इसका मतलब हो गया कि V1 की घात या V1 की कोटि हमको बतानी है। तो देखिए V1 पर कितनी कोरे आपतित हो रही है, 1 और 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए डिग्री ऑफ V2, तो डिग्री ऑफ V2 जो होगा उस पर भी 2 कोरे आपतित है, इसका मतलब ये भी 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिग्री ऑफ V3, तो डिग्री ऑफ V3 क्या है आपके पास में, इस पे देखो 1 2 3 और 4 और 5, इसका मतलब डिग्री ऑफ V3 कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद में डिग्री ऑफ V4, तो V4 कहां पर है, ये रहा, इस पर 1 2 3 4 कोरे विद्या आपतित हो रही है, इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 4, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद में V5 जो आपके पास में, तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ V5, इस पर देखिए केवल एक ही कोर आपतित हो रही है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद में V6 है, यानी कि डिग्री ऑफ V6, तो V6 पर कोई कोर आपतित नहीं हो रही है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम डिग्री किसी भी वर्टिसेस की या किसी भी वर्टेक्स की हम डिग्री जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। आया आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, केवल आपको एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है ये बहुत बार पहले, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वियुक्त शीर्ष। तो वियुक्त शीर्ष क्या होगा, देखिए यहां पर देखिए जो आपके पास में V6 है, इस पर कोई भी कोरे आपतित नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कोटि कितनी होगी, 0 होगी। तो जब भी किसी भी शीर्ष की कोटि 0 होती है तो उसको हम वियुक्त शीर्ष बोलते हैं। तो यहां पर वियुक्त शीर्ष कौन सा होगा, V6 होगा। तो देखिए वह शीर्ष जिसकी कोटि 0 हो वियुक्त शीर्ष कहलाता है, यहां V6 वियुक्त शीर्ष है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं निलंबी शीर्ष। तो निलंबी शीर्ष का मतलब होता है पेंडेंट वर्टेक्स। तो देखो पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, जैसे आपके पास में V5 है, तो V5 पर केवल और केवल एक ही कोर आपतित हो रही है, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, इसकी कोटि 1 होगी। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, निलंबी शीर्ष बोलेंगे या फिर पेंडेंट वर्टेक्स बोलेंगे। तो यहां पर इसमें पेंडेंट वर्टेक्स कौन सा होगा, V5 होगा, यानी कि निलंबी शीर्ष कौन सा होगा, V5 होगा। तो डेफिनेशन देख लीजिए, वह शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो निलंबी शीर्ष कहलाता है, यहां V5 निलंबी शीर्ष है। उसके बाद में हम देखते हैं सम तथा विषम शीर्ष। तो देखिए क्या होता है, वह शीर्ष जिसकी कोटि सम हो सम शीर्ष कहलाता है, तथा जिसकी कोटि विषम हो विषम शीर्ष कहलाता है। तो यहां पर देखिए जैसे V1 जो है उसकी कोटि 2 है, यानी कि सम है, यानी कि ये क्या आपके पास में सम शीर्ष है V1, V2 भी सम है और V4 भी सम है। और याद रखना कि जो वियुक्त शीर्ष होता है, यानी कि आइसोलेटेड वर्टेक्स जो होता है, उसको हमेशा हम सम शीर्ष में काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सम शीर्ष कौन कौन से होंगे, यानी कि E1 जो वर्टेक्स है वो कौन कौन से होंगे, V1 V2 V4 और V6। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि V1 V2 V4 और V6 ये चारों के चारों क्या है, यहां पर सम शीर्ष है, सम शीर्ष, या फिर हम बोल सकते हैं इवन वर्टेक्स है, ठीक है। इसके बाद में देखिए विषम शीर्ष कौन से होंगे, जिसमें शीर्ष की कोटि क्या हो, विषम हो, उसे हम बोलेंगे विषम शीर्ष। तो यहां पे देखिए विषम शीर्ष किस किस के आ रहे हैं, विषम कोटि कौन कौन सी है, एक तो 5 है और एक क्या है, 1 है। इसका मतलब एक तो V3 और एक V5, ये दोनों के दोनों क्या है, विषम शीर्ष है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि V3, V5 ये दोनों के दोनों क्या होंगे, विषम शीर्ष होंगे, यानी कि ओड वर्टेक्स होंगे,
ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये याद रखना, मैंने नोट में लिख दिया नीचे कि वियुक्त शीर्ष सदैव समशीर्ष होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और आज हमने इस छोटे से वीडियो में पूरा का पूरा अच्छी से समझ लिया है कि ग्राफ क्या होता है, सरल ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, छद्म ग्राफ क्या होते हैं, समांतर गोरे क्या होती है, लूप क्या होता है, ग्राफ में जो शीर्ष है उसकी कोटि या घात कैसे निकालते हैं, वियुक्त शीर्ष, निलंबी शीर्ष और सम तथा विषम शीर्षों के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। और जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अगला वीडियो, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होगी जो कि एग्जाम में काफी बार आ चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे वियुक्त शीर्ष है तो ये 2014 राजस्थान यूनिवर्सिटी 2014 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद निलंबी शीर्ष जो है वो 2011 में आया हुआ है और 15 में भी आया हुआ है, ये भी 11 और 15 में आया हुआ है। तो ये आपको जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी ना कभी आई हुई है, जरूर आई हुई है ये। तो ऐसी जो ये डेफिनेशन जो है आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप स्कोर जो है वो अच्छे कर सको, क्योंकि ये डेफिनेशन जो आती है वो 1-2 नंबर की, 4-3 नंबर की ऐसी आती है, लेकिन ये नंबर स्कोर जो है ना वो काफी मेंटेन करती है। तो आपको पूरे 100 में से 100 लाने की सोचनी है, इसके लिए आपको एक एक चीज जो है वो अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और यदि आपको डायरेक्ट वीडियो चाहिए तो मेरे जो नंबर है उन पर आप मैसेज कर दीजिए मेरे को, ताकि आपको मैं जो कम्युनिटी है उसमें ऐड कर लूंगा, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूंगा, जिससे आपको मैं डायरेक्ट वीडियो सेंड कर सकूं। मेरा नंबर है 7611944614। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।